Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फ्रॉम GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. In this video, we're going to talk about quota for Dalit Muslims and Christians. Now, Dalit Muslims और Christians के लिए जो कोटा का जो इशू है ये टाइम एंड अगेन रेज होता है एंड नाउ सेंटर इज़ वेरी लाइकली सून टू डिसाइड ऑन सेटिंग अप अ नेशनल कमीशन to study the social, economic and educational status of Dalits, those who converted to religions other than Hinduism, Buddhism and Sikhism. तो इसके लिए स्पेशल नेशनल कमीशन को सेटअप किया जाएगा वेरी सून. अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस पेंडिंग हैं विच आर सेइंग दैट कि जो शेड्यूल्ड कास्ट SC रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो हैं दे शुड बी गिवन टू दलित्स who were converted to Christianity और इस्लाम. तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम इस इशू की बात करने वाले हैं अबाउट द कोटा फॉर दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सबसे पहले व्हाट इज रिजर्वेशन? वेल, ये टॉपिक आप पॉलिटी की क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़कर आते हैं. सो अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करना हो व्हाट इज रिजर्वेशन, तो वी कैन से दैट इट इज़ एन अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया दैट इज टेकन फॉर दोज विच आर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. अफर्मेटिव उनकी रिप्रेजेंटेशन को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हर एक सेक्टर में उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए जिनको हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है हिस्टोरिकली, उन्हें उठाने के लिए, उभारने के लिए ये अफर्मेटिव एक्शन आता है विच इज़ कॉल्ड एज रिजर्वेशन. इंडिया में रिजर्वेशन एक गवर्नमेंट पॉलिसी है एंड दिस इज कंप्लीटली बैक्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में रिजर्वेशन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है. IITs, IIMs यहाँ पे मिलती है एंड सो मैनी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. एंड हम आगे देखेंगे भी रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन मिलती है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5 एंड 6 ये सब उसे डील करते हैं. फिर गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन दी जाती है, इसके लिए आर्टिकल 16 आ जाता है. एंड लेजिस्लेचर का रोल भी है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 334 भी रिजर्वेशन दी जाती है. पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे भी जो रिजर्वेशन है उसका कोटा रखा जाता है. नाउ बिफोर 2019 रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दी जाती थी, मतलब कास्ट बेसिस पे दी जाती थी. लेकिन उसके बाद 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी कंसिडर किया जाता है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी रिजर्वेशन दी जाती है. सो राइट नाउ इन इंडिया अ वैकेंसी इज रिजर्व्ड फॉर SCs, STs, OBCs एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. और ऐसी वैकेंसीज जो इनके लिए रिजर्व की गई है इट कैन नॉट बी फिल्ड बाय कैंडिडेट अदर देन this category. Reservation is provided not only with respect to direct recruitment but also with promotions. Recruitment में भी reservation है और promotions में भी reservation है. SC STs की promotion के लिए भी आर्टिकल 16 4A के तहत वहाँ पे भी promotions में भी reservation दी जाती है. SC और ST reservations में creamy layer का concept नहीं आता. हाँ, OBC के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बट SCs और STs के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्टेटस गवर्नमेंट उनके लिए पोस्ट होल्ड करती है. फॉर द चिल्ड्रन ऑफ SC एंड ST पेरेंट्स दे विल गेट SC एंड ST रिजर्वेशन. OBCs के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें वो लोग जो कि OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड दोज हु हैव इनकम greater than 8 lakh per annum they are not eligible. Annual income 8 लाख से कम होनी चाहिए
to avail the benefits of this particular scheme. Otherwise, अगर 8 लाख per annum से ज़्यादा है, so they will be considered under open general category. So apart from this reservation quota, उसके अलावा age relaxations भी दी जाती हैं, additional attempts भी मिलते हैं, देखा जाता है कि थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स भी लोअर रहते हैं, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द वेरियस रिजर्वेशन कैटेगरीज. अब ये तो है कि रिजर्वेशन में होता क्या है, बट वाई दिस रिजर्वेशन इज नीडेड. अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करें तो we have to go back, if we have to answer this question, we'll have to go back to the vision of the framers of the constitution, because the framers of a constitution, they believe that because in India there was a caste system, and because of this caste system, SC and STs, they were historically oppressed. They were denied for respect. They didn't have equal opportunity in Indian society. एंड इसीलिए नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहे. सो नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि इंडिया में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाए, और इसे लेकर रिजर्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि जिनके खिलाफ सोशल ऑपरेशन हुआ है, जिनके खिलाफ इनजस्टिस हुआ है, उन सर्टन क्लासेस को उभारने के लिए उनके लिए एक पॉजिटिव एक्शन लिया जाए, उनको उनका स्टेटस, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए. तभी इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि इस रिजर्वेशन से बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट होती है. नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन सर्विसेज is not only to give jobs to some person belonging to these communities. इसका एम बेसिकली ये है कि इस पूरी कम्युनिटी को एम्पावर किया जाए, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए इन द मेकिंग ऑफ द नेशन, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द स्टेट, मेकिंग ऑफ इंडिया, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए. इसलिए सिर्फ ये नहीं कि जॉब्स दे दी कुछ लोगों को, नो, द विजन इज बिगर. तो एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो शेड्यूल, अब देखो हम रिलीजन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दलित, मुस्लिम और क्रिश्चियंस की, तो क्या रिजर्वेशन जो शेड्यूल्ड कास्ट को दी जाती है, इज इट बेस्ड ऑन रिलीजन? तो इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है. अब ओरिजिनल रैशनल ये दिया गया था, रिजर्वेशन जो शेड्यूल्ड कास्ट को दी गई थी, वो ये थी कि ये जो सेक्शंस हैं, इन्होंने बहुत बड़ा सोशल इविल से ये गुजरे हैं. दे हैव सफर्ड फ्रॉम अनटचेबिलिटी विच वॉज प्रैक्टिस्ड अमंग हिंदूज. तो जिसके तहत आर्टिकल 341 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया दैट प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई द कास्ट, द रेस, द ट्राइब और द पार्ट ऑफ ग्रुप्स विद इन द कास्ट और द रेस और द ट्राइब विच विल बी कंसिडर्ड और डीम्ड टू बी एज शेड्यूल्ड कास्ट. कि ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि वो कौन सी कास्ट है, वो कौन सी रेस है, वो कौन सी ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर किया जाएगा. एंड इसे लेकर अंडर द फर्स्ट ऑर्डर अंडर दिस प्रोविजन, दिस वाज इशूड इन 1950, एंड इस फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ हिंदूज को कवर किया गया था. उसके बाद सिख कम्युनिटी से डिमांड आनी शुरू हुई, और जब सिख कम्युनिटी से डिमांड आई तो 1956 में सिख जो दलित ओरिजिन के हैं उन्हें भी एससी कोटा के बेनिफिशियरी बनाया गया. 1990s में सिमिलर डिमांड बुद्धिस्ट की तरफ से आई, बुद्धिस्ट ऑफ दलित ओरिजिन. सो उस टाइम पे द ऑर्डर वाज रिवाइज्ड दैट नो पर्सन हु प्रोफेसेस द रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को छोड़कर अदर नो पर्सन विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. सो यस, यहाँ पे रिलीजन का रोल आया है, और इसीलिए अब हम दलित, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं. तो क्या ये जो रिलीजन बेस्ड जो बार अप्लाई किया गया है ऑन द कन्वर्टेड एससीज एंड ओबीसीज एज वेल, तो एसटीज और ओबीसी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पे ये लिखा गया है, द राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर रिलीजियस फेथ. शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में रिलीजन का रोल नहीं है. हम शेड्यूल्ड कास्ट की बात करके आए हैं पीछे. ये जो हमने यहाँ पे बात की, दिस वाज अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स.
तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रिलीजन बेस्ड बार नहीं है। एंड इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है रिगार्डिंग ओबीसी, देयर वर सेवरल क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज एज वेल विच वर फाउंड इन प्लेस इन द स्टेट एंड इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसीज। तो वहाँ पे भी कोई बार नहीं है ऑफ रिलीजन। तो एसटीज और ओबीसीज में रिलीजन का कोई बार नहीं है, हालांकि शेड्यूल्ड कास्ट के केस में एक रिलीजन का बार आता है। So now it's important for us to understand that how is caste and Islamic religion, these are interlinked in India. तो फिर इसके लिए हमें बेसिकली इंडिया में जो मुस्लिम्स की डिविजन्स हैं उसको समझना होगा। ब्रॉडली देर आर 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज जिनमें हम मुस्लिम्स को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आर अशरफ्स। Ashrafs are those who claim themselves to be descendant from foreign origin. And इसमें सैयद, अब्बासिड्स, मुगल्स ये सब यहाँ पे आते हैं और सोशल हायरार्की में इन्हें टॉप पे रखा जाता है अशरफ्स। फिर इसके बाद आते हैं अपर कास्ट कन्वर्ट्स जैसे कि भट्ट्स, राजपूत मुस्लिम्स एंड जाट मुस्लिम्स। Then there are member of Indian tribes, those have converted to Islam and they formed another run जिसमें बाकी communities आते हैं जैसे कि दर्जीज, धोबीज, फ़कीर्स, जुलाहर्स, कुमाहर्स, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और लास्ट रन में सोशल लैडर में आते हैं द कन्वर्ट्स फ्रॉम द सोशल कास्ट जिनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था सच एज भांगीज। सो टुडे the upper caste Hindus, those who were converted to Islam, ऐसे upper caste Hindus जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया, they are considered to be ashraf। अब यहाँ पे जो हमारे पास those who were left behind, उनके लिए एक टर्म आती है which is पसमंदाज। एक न्यू टर्म, न्यूलॉजिज्म यूज किया गया, पसमंदाज। इसमें अजलाफ, अर्जाल मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया। दे वर कंसिडर्ड टू बी लोअर इन द सोशल हायरार्की बाय द अशरफ्स एंड दे हिस्टोरिकली डोमिनेटेड द सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्फेयर। अजलाफ्स का जो स्टेटस जो रहा है, स्टेट्यूट जो रहा है, दे डिफाइंड देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट ऑफ कन्वर्ट्स टू इस्लाम एंड दे हैव ऑल्सो डिनाइड देयर पेशा। उनको प्रोफेशन की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन्हें कहा जाता है डिसेंडेंट्स ऑफ कन्वर्ट्स टू इस्लाम। एंड अभी भी इंडिया में अशरफ्स और पसमंदाज के बीच में जो मैरिज होती है, इट इज लुक्ड डाउन अपॉन। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम्स में भी हमारे पास कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, ये ग्रुप्स हैं। तो क्या एफर्ट्स किए गए हैं ताकि जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो दलित ओरिजिन के हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट में इंक्लूड किया जाए? तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें हिस्टोरिकली चलना पड़ेगा। अब देखो 1990 में एक बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में इस पर्पस को लेकर, जिसके बाद 1996 में एक गवर्नमेंट बिल आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इसे ड्राफ्ट किया जाता है, बट देन इस बिल में देयर वर सो मेनी डाइवर्स ओपिनियंस, ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो ही नहीं पाया। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट विच वर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी 2 इंपॉर्टेंट पैनल सेटअप किए। वन वाज द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जिसे बहुत पॉपुलरली रंगानाथ मिश्रा कमीशन कहा जाता है। अक्टूबर 2004 में इसे सेटअप किया गया, जिसके बाद 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई गई विच वॉज हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र सचार, जिसमें मुस्लिम्स की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन को स्टडी किया गया। ये जो सचार कमेटी की रिपोर्ट थी, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो उनका सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ है आफ्टर देयर कन्वर्जन। ऐसे ही रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने भी ये रेकमेंड किया कि जो एससी स्टेटस है, इट शुड बी डीलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन
एंड इसको फुली रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रिलीजन का कोई रोल नहीं है, ऐसे ही शेड्यूल्ड कास्ट को भी रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए। ये दोनों ही रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में आती हैं 2009 में, लेकिन इन दोनों ही रिपोर्ट्स के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, saying that it had inadequate field data and the correlation with the actual situation on the ground. But still, there are arguments which are made for providing reservation to Dalit Christians and Dalit Muslims. तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि रिजर्वेशन के साथ, रिजर्वेशन बेसिकली इज व्हाट, इट्स अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ अ कास्ट सिस्टम इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, अगर ये आती है तो इससे जो बेसिक टेनेट्स हैं इस रिलीजन के वो चेंज हो सकते हैं, विच इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, एंड इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रेरी टू कुरान एंड बाइबल। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि भाई अगर हम दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे तो जो बेसिक उनके रिलीजियस टेनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो कि पार्लियामेंट की पावर में नहीं है, पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ कुरान एंड बाइबल। इट ऑल्सो सेज दैट कि इससे एक इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न। इसमें ये फियर दिया गया कि जो दलित क्रिश्चियन है दे हैव वाइडर एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेनिफिट्स एंड दे विल हैव अपर हैंड इन द प्लेसमेंट्स, कि इससे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आर्टिकल 25 क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज बी, इसे भी चैलेंज किया जा रहा है। ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जिस लॉजिक से आप सिख बुद्धिस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, which are not Dalit Christians and Pasmanda Muslim, this is affirmative action program, because these are the part of larger dharmic system. क्योंकि सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, they were deemed to be have been impacted by caste based inequities, जिसके बाद जो आपका आर्टिकल 25 है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें स्पेसिफिकली कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन दैट द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर विद द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। दोबारा इस लाइन को आज पढ़िएगा आप। आर्टिकल 25 सेक्शन क्लॉज 2B में ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी व्हेन इट कम्स टू सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो रिलीजन्स हैं, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बिलीव दैट दे आर द ब्रांचेस ऑफ हिंदुज्म। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, so Hindus shall be considered as including the reference of people who profess themselves as Sikh, Jain and Buddhist. तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं अगेंस्ट गिविंग रिजर्वेशन टू द दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। सो ये एक पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ के अंदर रिलीजन का क्या इंटरप्ले है, राइट? सो कीप दिस थिंग इन माइंड। एसटीज और ओबीसी के केस में रिलीजन को कंसिडर नहीं किया जाता, बट एससी के केस में किया जाता है, ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।